भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से आजादी के लिए घोर संघर्ष किया। ऐसे में कई महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस संघर्ष के प्रति अपना योगदान दिया। आजादी की लड़ाई में महिलाओं का अविश्वसनीय योगदान 1817 से ही शुरू हो गया था, जब भीमाबाई होलकर ने ब्रिटिश कर्नल मलकम के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। इसके बाद और भी कई बहादुर महिलाओं ने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। आइए इनमें से कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें एक औरत द्वारा प्रदर्शित ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है, 1857 में झांसी की इस रानी ने वक्त आने पर अपने पुत्र समेत मैदान में उतरकर दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया था और मराठा राज्य सहित देश को भी सम्मान दिलाया। वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को जन्मी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर लोग पुकारा करते थे। अपने चंचल स्वभाव और सुंदरता की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में लोग छबीली कहकर भी पुकारा करते थे। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा प्राप्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के मराठा के राजा गंगाधर राव नेवालकर से 1842 में हुआ, जिसके बाद वो झांसी की रानी बन गई थी। साल 1851 में अपने बेटे की 4 महीने में ही मौत हो जाने के बाद 1853 में पति की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने हर हाल में अंग्रेजों से झांसी की रक्षा करने की ठानी थी। अंतिम सांस तक उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। तात्या टोपे और बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय की भी मदद उन्हें मिली थी। महज 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब अगली स्वतंत्रता सेनानी हैं सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से प्रख्यात सरोजिनी नायडू ने एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक कवि के रूप में साल 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी थी। उनकी कविताओं के संग्रह आज भी अंग्रेजी में महत्वपूर्ण भारतीय लेखन में मिलते हैं। हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में जन्मी सरोजिनी नायडू ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही लेडी ऑफ द लेक शीर्षक से एक कविता लिखी थी। लंदन के किंग्स कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में पढ़ाई करने का उन्हें मौका भी मिला। सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का नाम गोल्डन थ्रेशोल्ड था। बर्ड ऑफ टाइम नाम से उनका दूसरा और ब्रोकन विंग के नाम से तीसरा काव्य संग्रह आया, जिसके बाद से तो कवियत्री के तौर पर वे पूरी तरह से मशहूर हो गईं। सरोजिनी नायडू का विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से 1898 में हुआ। इससे 4 साल पहले गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात के बाद ही सरोजिनी नायडू ने अपनी जिंदगी को देश के लिए समर्पित करने की ठान ली थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और भारत की प्रतिनिधि के तौर पर 1932 में वो दक्षिण अफ्रीका भी गई। बंगला, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती जैसी अनेक भाषाओं का ज्ञान सरोजिनी नायडू रखती थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाने वाली सरोजिनी नायडू ने 2 मार्च 1949 को इस संसार को अलविदा कह दिया था। भारत सरकार ने 13 फरवरी 1964 को सरोजिनी नायडू के सम्मान में 15 नए पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। अब हमारी अगली स्वतंत्रता सेनानी है सुचिता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश में 1963 से 1967 तक कार्य किया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में और 1946-47 में विभाजन के दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव शमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारतीय संविधान की उप समिति का एक हिस्सा भी थी।
अंबाला में एक समृद्ध बंगाली ब्राह्मण परिवार में 15 जून 1908 को जन्म लेने वाली सुचेता कृपलानी की चाहत तो 21 साल की उम्र में ही स्वाधीनता संग्राम में कूद जाने की थी, लेकिन 1929 में अपने पिता और बहन की मृत्यु के कारण परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक जेबी कृपलानी से 1936 में 28 साल की उम्र में सुचेता कृपलानी ने विवाह कर लिया था, जिसका विरोध उनके परिवार के साथ महात्मा गांधी ने भी किया था। परिवार के विरोध की वजह थी कि जेबी कृपलानी का सिंधी होना और सुचेता कृपलानी से उम्र में 20 साल बड़े होना था। वहीं महात्मा गांधी का विरोध का कारण ये भय था कि सुचेता से विवाह के बाद कहीं उनके दाहिने हाथ जेबी कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम से अपने पांव पीछे न कर लें। सुचेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा, जिसे कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना 1940 में की थी। राजनीतिक मतभेदों के कारण जब उनके पति जेबी कृपलानी ने पंडित नेहरू से अलग होकर अपनी खुद की किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, तो सुचेता कृपलानी भी उनके उस कदम में उनके साथ थी। सुचेता कृपलानी का निधन 1 दिसंबर 1974 को हुआ था। उनकी आत्मकथा का 3 भागों में प्रकाशन एन इनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी के रूप में हुआ था। अब हमारी अगली स्वतंत्रता सेनानी है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं की शिक्षा के अग्रदूतों में से एक मानी जाती हैं। 19वीं सदी में घोर अपमान के बाद भी उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपने प्रयास जारी रखे। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ भारत का पहला महिला स्कूल भीड़ेवाड़ा में 1848 में पुणे में स्थापित किया। वो अंत तक महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी। खंडोजी, नेवसे और लक्ष्मी के यहाँ सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी 1831 को जन्म लिया था और 1840 में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। बाद में ज्योतिबा के नाम से लोकप्रिय हुए ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले के गुरु, संरक्षक और समर्थक थे। मराठी आदि की कवित्री के रूप में सावित्रीबाई फुले की पहचान आज भी कायम है। उस जमाने में स्कूल खोलने को पाप माने जाने की वजह से लोग उन पर कीचड़, गंदगी फेंककर अपमान करते थे, मगर उन सब की परवाह किए बगैर सावित्रीबाई फुले ने हर धर्म, जाति के लोगों के कल्याण के लिए और विधवा विवाह, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने मरीजों की सेवा भी की। प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा करने की दौरान वो खुद भी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। हमारी अगली महिला स्वतंत्रता सेनानी है भीखाजी कामा। भीखाजी भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना में सबसे सक्रिय थीं। उन्हें उनके प्रेरक और क्रांतिकारी भाषणों के लिए और भारत और विदेश दोनों में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए जाना जाता है। एक वरिष्ठ नेता की तरह उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 22 अगस्त 1907 स्टटगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में कामा ने ध्वज फहराया, जिसे आज़ादी का प्रथम ध्वज कहा गया। जर्मनी, लंदन और अमेरिका जैसे देशों का भ्रमण करते हुए भारत की आज़ादी के पक्ष में माहौल तैयार करने वाली भारतीय मूल की पारसी नागरिक भीखाजी कामा, जो कि भीखाजी रुस्तम कामा या मैडम कामा के नाम से भी जानी गईं, उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ। पेरिस से उन्होंने वंदे मातरम शीर्षक से एक पत्र का प्रकाशन किया था, जो कि प्रवासी भारतीयों के बीच बहुत पसंद किया गया। भारत की आज़ादी के लिए भीखाजी कामा ने कहा था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। लंदन में भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही हैं। भीखाजी कामा को यहाँ भारतीय क्रांति की माता के तौर पर उनके सहयोगी मानते थे। वहीं अंग्रेजों की नज़र में वो एक कुख्यात महिला, अराजकतावादी, क्रांतिकारी और ब्रिटिश विरोधी थीं। यूरोप के भी राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक समाज में विशिष्ट स्थान रखने वाली भीखाजी कामा 13 अगस्त 1936 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
भारत के इन 5 महिला स्वतंत्रता सेनानियों का देश की आज़ादी में योगदान ऐसा रहा है जिसे ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। इन्होंने जिस तरह से अथाह परेशानियों से लड़ते हुए और हर चुनौतियों पर विजय पाते हुए देश और इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, वो अविस्मरणीय है। ये प्रेरणा देने वाली हैं। इसके लिए ये देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।